हेलो गाइस, आज हम आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस कराएंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसे संविदा। सो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेट ऑफ प्रोमिस विच में बी ओरल और रिटन। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का वादा है जो हम लिखित या मौखिक रूप में कर सकते हैं। विच इज ए लीगल एनफोर्सिबल, और वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की निगाह में सही होना चाहिए, लीगली एनफोर्स होना चाहिए, जब भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर हमने किसी से ओरल क्या रिटर्न में कोई बात कर ली है पर वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। आगे, इट इज ए बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है और दोनों को उसके अंदर जो लिखी हुई कंडीशन है फॉलो करनी पड़ती है, दोनों ही पार्टीज को। ए कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट सच एज। अब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो सकता है, काफी सारे इसके अंदर मैटर आते हैं, तो उसमें से एक है एक्सचेंज ऑफ गुड्स को एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज या सर्विसेज का एक्सचेंज करना, या किसी प्रोमिस को फुलफिल करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आर पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ अवर लाइफ। मतलब हम कभी भी, हम हर दिन सुबह से शाम तक जहां भी हम जो भी वर्क करते हैं उसमें हम हर दिन किसी ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार, बट उसमें कंडीशन ये रहनी चाहिए कि वो लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या एक दूसरे के साथ एक ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है हमारे पास कि हमें ये काम करना है, क्या हमें ये काम नहीं करना है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं उसके एलिमेंट क्या है, उसके तत्व, आवश्यक तत्व क्या है कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइन है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब हम इसे पढ़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ए बी एग्रीड एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द 5 कंसर्न ऑफ द पार्टी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कह रहा है कि सारे एग्रीमेंट वैलिड है अगर हमें जहां ये 5 चीजें मिल जाए। अब वो 5 चीजें क्या है हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कंसर्न ऑफ द पार्टी, पार्टी की सहमति बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट करते समय, कंसर्न ऑफ द पार्टी। दूसरा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन बंदे फॉर्म कर सकते हैं वो भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, लॉफुल कंसीडरेशन, हमको एक कंसीडरेशन बीच में देनी जरूरी है। कंसीडरेशन होता है कि एक तरह का मनी या कोई चीज, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है। एंड आगे है विद ए लॉफुल ऑब्जेक्टिव, और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसका एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक, तो हम इसको पहले पढ़ेंगे। पहले क्या है, ऑफर। सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा। ऑफर जैसे ए और बी पार्टी है तो ए पार्टी ऑफर देगी बी पार्टी को, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही होता है ऑफर से। अब ऑफर क्या है, ऑफर इज आल्सो टर्म्ड एज प्रपोजल। तो क्या पता चला, हमें ऑफर को ही प्रपोजल बोलते हैं। कहीं पर एक्ट में ऑफर लिखा मिलता है, कहीं पर प्रपोजल, पर दोनों की बात सेम ही। एन ऑफर इज ए प्रोनाउंस्ड बाय ए पर्सन, ऑफर उस पर्सन के द्वारा दिया जाएगा वेयर ही एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऑफर जिसे जो दे रहा है वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, किसको, ऑफरी को। ऑफरी कौन होगा, जो उसे एक्सेप्ट करेगा।
ठीक है। आगे पढ़ते, विलिंगनेस टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इन रिटर्न ऑफ ए प्रोमिस। मतलब अगर ऑफर ने कोई ऑफर दिया और उसे प्रोमिस सी ने या एक्सेप्टेड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रोमिस बन जाता है। प्रोमिस कब बनेगा? जब ऑफर ने जो ऑफर दिया वो ऑफरी ने या प्रोमिसी ने या एक्सेप्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जब वो प्रोमिस बन जाता है। दूसरा एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस कौन है? एक्सेप्टेंस का जिक्र आता है ऑफर देने के बाद। तो एक्सेप्टेंस में क्या आ गया? ए कॉन्ट्रैक्ट एमर्ज फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ एन ऑफर। जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक्सेप्टेंस इज ए एक्ट ऑफ एंश्योरिंग बाय द ऑफरी टू एन ऑफर। ऑफरी ऑफर देने वाले को एक्सेप्टेंस किस रूप में मिलेगी? जब बी बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेगा, जब वो प्रोमिस बन जाएगा। ठीक। फिर तीसरा पॉइंट आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों पार्टी के बीच में हम किसी भी तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि वो एग्रीमेंट लॉफुल होना चाहिए। वो कोई इलीगल या फिर अनलॉफुल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने पहले भी डिफाइन करा था। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में दो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के बाद बनता है प्रोमिस। प्रोमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। कंसिडरेशन एक तरह का एक अमाउंट है, या एक तरह की गारंटी है, या एक तरह की किसी वस्तु का आदान प्रदान है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, दोनों पार्टी वाकई में ही कॉन्ट्रैक्ट करने के इच्छुक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए दोनों पार्टी एलिजिबल है। ठीक। अब हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन क्या है। द टर्म कंसिडरेशन सिंपली मीन समथिंग इन रिटर्न। बस इसकी बड़ी डेफिनेशन ये होती है कि समथिंग इन रिटर्न, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमने किसी चीज का कोई एक्सचेंज करा। Any contract to be enforced by law must have a legal consideration। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कानून कहता है कि इसे एनफोर्स कराना पड़ेगा तो आपके पास लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं कैपेसिटी टू पार्टी। कैपेसिटी टू पार्टीज में आता है कौन कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या किस किस पार्टीज को कानून ने इजाजत दी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे बताने लग गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, टॉपिक काफी लेंदी हो जाएगा। तो लॉ ने क्या करा है? लॉ ने हमें ये बता दिया है कि आप इन 3 जनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, बाकी आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो 3 जने कौन है? पहला है माइनर, मतलब जो अभी 18 साल से कम है, उसे हम माइनर कहते हैं। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड, मतलब जो जिस पर्सन का माइंड अभी अनसाउंड नहीं है, उसका माइंड अभी अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो उसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तीसरा होता है पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। अगर कानून ने ही उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जब भी हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो कौन कौन होगा इसमें? 3 पर्सन जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। फिर अगला पॉइंट आता है अपना लीगल कैपेसिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो लीगल कैपेसिटी के ब्रैकेट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे इलीगल कैपेसिटी, क्या इलीगल आप कोई एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और उसके बाद आप उसे फुलफिल करने की कंडीशन पूरी रख रहे हैं अपने पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
फ्री कंसर्न क्या होगा कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी की आपसी सहमति होना बहुत जरूरी है। अब आपसी सहमति को बोलते हैं फ्री कंसर्न। अब कंसर्न फ्री है क्या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे इन्होंने ये कहा है अगर कंसर्न इन 3 से 4 हम अभी एलिमेंट पढ़ेंगे इसके अंडर दी गई है तो कंसर्न फ्री नहीं मानी जाएगी। जैसे कोर्स, जैसे है इसमें कोर्शन, ठीक, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ठीक है, कोर्शन होता है किसी को डरा धमका के उसकी सहमति ले लेना, उसे हम कोर्शन बोलते हैं। अंडू इन्फ्लुएंस होता है आप किसी ऐसी पोस्ट पे हो जहां पे आप अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हो लोगों की कंसर्न लेने के लिए। ठीक। तीसरा फ्रॉड, आपने किसी के साथ फ्रॉड करा और फिर उसकी आपने कंसर्न, मतलब उसने अपनी कंसर्न दे दी तो वो भी फ्रॉड है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब तथ्य को तोड़ मोड़ के पेश करा गया किसी भी पार्टी के आगे, या ठीक, तो उसने उस तथ्य पे विश्वास करके अपनी कंसर्न दे दी तो फिर वो भी कंसर्न नहीं मानी जाएगी। लास्ट इसमें है मिस्टेक। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, दोनों पार्टीज में से। अगर दोनों पार्टी एग्री है हाँ ये मिस्टेक हो गई, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा जिसमें मिस्टेक, वो वाली मिस्टेक नहीं हो। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्या है। तो आज हमने ये पढ़ा।